BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम। अध्याय 471 वापसी। शिष्यों का विकास। तियानबेई शहर हान परिवार का मनो हान यू बहनों के छोटे से आंगन में एक कमरे के अंदर जियाओ यी जियान जो ध्यान कर रही थी को अचानक कुछ महसूस हुआ। वह तुरंत खड़ी हुई और बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोला। मास्टर, इस बार आप इतनी जल्दी गोलियां परिष्कृत करके कैसे लौट आए? उसने उत्सुकता से पूछा जब वह आंगन में दिखाई देने वाली आकृति को देख रही थी। उसका सवाल सुनकर गूहे ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, रास्ते में एक छोटी सी घटना हुई थी, इसलिए मैंने दूसरी जगह का रास्ता बदल लिया। उस पल आंगन के दूसरे कमरों के दरवाजे भी खुल गए। यूं यूं नालन यानरान, हान यू, हानजू, जियाओ यिन और बैंगनी दानव गिद सभी बाहर निकल आए, क्योंकि वे उसकी वापसी से सतर्क हो गए थे। उसके आने के कारण उन सभी छहों को अपने कमरों से बाहर निकलते देखकर गूहे ने आसमान की ओर देखा। रात काफ़ी हो चुकी थी, कोई आश्चर्य नहीं कि वे सभी आराम कर रहे थे। बहुत देर हो चुकी है, आप सभी को अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। गूहे ने यून यून की ओर जाने से पहले अपना हाथ हिलाया। ठीक है, फिर मैं थोड़ा और सो जाऊंगा। नालन यानरान और हान यू ने अपने कमरे में वापस जाने से पहले नींद में अपनी आंखें मलीं। इस बीच गूहे ने यून यून का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गया। पति, हमारा बच्चा 2 महीने से भी कम समय में पैदा हो जाना चाहिए। क्या आपने अभी तक कोई नाम सोचा है? बिस्तर पर यून यून ने अपनी चमकीली आंखें झपकाईं और गूहे को उत्सुकता से देखा। गूहे ने हाथ बढ़ाकर यून यून का लबादा उठाया, जिससे उसका चिकना थोड़ा गोल पेट दिखाई दिया। यून, चलो बच्चे को अपना नाम खुद चुनने देते हैं। गूहे मुस्कुराया, फिर झुक गया और धीरे से अपना सिर उसके पेट पर टिका दिया। फफ, उसकी हरकतें देखकर यून यून खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़ी। तुम बहुत मूर्ख हो, गर्भ में पल रहा बच्चा कैसे बोल सकता है? गूहे ने अपना सिर उठाया और उसे हंसते हुए हिलाया। क्यों नहीं, मैंने अभी अभी हमारे बच्चे को बोलते सुना। उन्होंने कहा कि भविष्य में उनका नाम गूफेंग होगा। गूफेंग, तो तुमने पहले ही नाम सोच लिया था? पति, यून यून उसके शब्दों से हैरान और प्रसन्न दोनों थी। यून, चलो अब सोते हैं, गूहे ने अपना लबादा उतारते हुए कहा और चुपचाप उसके बगल में लेट गया। अल्पविराम। अगली सुबह गूहे उठे, कमरे से बाहर निकले और जियाओ यी जियान और अन्य लोगों को इकट्ठा किया। गूहे द्वारा उन्हें आखिरी बार शक्ति हस्तांतरित किए हुए 3 महीने हो चुके थे। हान यू स्वर्गीय पर्वत रक्तकुंड से लौटने के बाद अपने स्थानांतरण काल में पहुंच गई थी और उसे एक और संचरण प्राप्त हुआ था, जिसने उसकी साधना को 9 सितारा डू सम्राट के शिखर पर पहुंचा दिया था। डू पूर्वज तक पहुंचने से बस एक कदम दूर। जियो यी जियान और नालन यानरान के लिए गूहे ने लगातार ट्रांसमिशन के साथ अपने प्रशिक्षण में जल्दबाजी नहीं की थी। सबसे पहले, क्योंकि बिना ब्रेक के लगातार शक्ति हस्तांतरित करने से वे इसे ठीक से अवशोषित नहीं कर पाएंगे, और दूसरी बात, क्योंकि उचित शोधन के बिना बहुत तेजी से आगे बढ़ने से कई छिपी हुई कमजोरियां हो सकती हैं। जियान एर, यानरान, हान यू, हानजू, पिछले स्थानांतरण के बाद से 3 महीने हो गए हैं। आपने अपने वर्तमान क्षेत्रों में कितनी अच्छी तरह से अनुकूलन किया है। इस बार गूहे ने उनकी प्रगति का निरीक्षण करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उन्हें अपनी स्थिति की रिपोर्ट करने देना चुना। मास्टर, मैं 2 स्टार डू वेनेरेट के शिखर पर पहुंच गया हूं। मुझे 3 स्टार डू वेनेरेट तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्ति इकट्ठा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरे वरिष्ठ शिष्य के रूप में जियो यी जियान आगे बढ़ने और जवाब देने वाले पहले व्यक्ति थे। अच्छा, जियो यी जियान की रिपोर्ट सुनकर गूहे ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, 3 महीनों में शिखर पर संचय करते हुए अपने 2 सितारा डू वेनेरेट क्षेत्र को स्थिर करना एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। जियान एर, आपने अच्छा किया है। ये कहने के बाद गूहे ने अपनी नज़र नलन यानरान की ओर घुमाई। उनका ध्यान देखकर नालन यानरान ने एक कदम आगे बढ़ाया और शांति से बोला, मास्टर, 3 महीने पहले मैं 6 स्टार डू सम्राट तक पहुंच गया था। अब मैं 7 स्टार डू सम्राट तक पहुंच गया हूं। डू सम्राट चरण में 3 महीने के भीतर 1 स्टार से आगे बढ़ना पहले से ही अधिकांश गुटों में एक दुर्लभ प्रतिभा माना जाता था। हालांकि गूहे के संरक्षण में जियो यी जियान के उदाहरण के साथ ऐसी प्रगति भी विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं थी। इस वजह से नालन यानरान को लगा कि उसकी सफलता बहुत साधारण थी और उसने रिपोर्ट करते समय अपना स्वर संयमित रखा। बहुत अच्छा, इस अवधि के भीतर सफलता प्राप्त करने में सक्षम होना दर्शाता है कि मेरे पावर ट्रांसमिशन से किसी भी छोटी मोटी खामियों को सफलतापूर्वक अवशोषित और समाप्त कर दिया गया है, गूहे ने संतोष के साथ कहा। गूहे की नज़र में उन्होंने कभी भी अपने शिष्यों की तुलना दूसरों से नहीं की। जियो यी जियान की प्रतिभा स्वाभाविक रूप से नालन यानरान से कहीं बेहतर थी, लेकिन नालन यानरान का वर्तमान प्रदर्शन उसके पिछले प्रदर्शन से कहीं आगे था। जब तक उनके शिष्यों ने लगातार प्रगति दिखाई, तब तक उन्होंने प्रशंसा करने में कभी संकोच नहीं किया। उनके प्रोत्साहन के शब्दों ने अनजाने में ही नालन यानरान के दिल को गर्मजोशी से भर दिया। वह कभी भी आत्मसंदेह से ग्रस्त नहीं थी।
हालांकि वह जियाओ ही जियान की प्रतिभा की प्रशंसा करती थी, लेकिन उसने कभी भी किसी ईर्ष्या को नहीं रखा। भले ही उनके बीच की खाई चौड़ी हो गई हो, लेकिन उसने अपने साथी शिष्य के साथ व्यवहार करने के तरीके को कभी नहीं बदला। खुद से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति का सामना करना, फिर भी आत्मविश्वास बनाए रखना, ईर्ष्या से बचना और इसके बजाय आगे बढ़ने का संकल्प लेना, ऐसी मानसिकता ने पहले ही एक सच्चे पावरहाउस बनने की क्षमता को प्रदर्शित कर दिया है। अपनी आवाज में खुशी के भाव के साथ नालन यानरान ने कहा, आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद गुरु। मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगी। ये सुनकर गूहे मुस्कुराया और हान यू की ओर अपनी नज़र घुमाने से पहले सिर हिलाया। हान यू, तुम क्या कर रही हो? गूहे ने धीरे से पूछा। हान यू थोड़ा घबराया हुआ महसूस करते हुए एक कदम आगे बढ़ा और ईमानदारी से जवाब दिया, मास्टर, 3 महीने पहले मैं 9 सितारा डू सम्राट तक पहुंच गया था। अब मैं 9 सितारा डू सम्राट के शिखर पर पहुंच गया हूं। हालांकि डू पूर्वज तक पहुंचने में शायद बहुत समय लगेगा। हान यू के चेहरे पर झिझक देखकर गूहे ने धीरे से आह भरी और कहा, डू सम्राट के शिखर से डू पूर्वज तक पहुंचना वास्तव में एक कठिन चुनौती है। अनगिनत लोग इस अड़चन में फंस गए हैं। उसे याद आया कि जियामा साम्राज्य में युनशान और जिया जिंगतियान दोनों एक बार 9 सितारा डू सम्राट के शिखर पर पहुंच गए थे, फिर भी वे वर्षों तक स्थिर रहे, कभी भी डू पूर्वज के दायरे में कदम नहीं रख पाए। सिर्फ जियामा साम्राज्य में ही नहीं, पूरे सेंट्रल प्लेन्स में डू सम्राट से डू पूर्वज तक पहुंचने की संभावना बेहद कम थी। यह एक स्पष्ट वाटरशेड था। जबकि एक डू सम्राट अभी भी केंद्रीय मैदानों में घूम सकता था, उन्हें कभी भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। केवल डू पूर्वजों के क्षेत्र में पहुंचने पर ही वे वास्तव में मान्यता और सम्मान अर्जित कर सकते थे। अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद गूहे ने अपनी उंगलियों को थोड़ा हिलाया और उसके हाथ में 3 उत्तम सफ़ेद जेड बोतलें दिखाई दीं। यहाँ 3 7 स्तरीय गोलियां हैं। मैंने अपने हाल के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें परिष्कृत किया है। आज मैं उन्हें आप तीनों को उपहार में दे रहा हूँ। 7 स्तरीय गोलियां। जिस क्षण गूहे ने बात की, हान यू, जियाओ जियान, नालन यानरान और हान जू के दिल एक साथ धड़क उठे। मध्य मैदानों के उत्तरी क्षेत्र में भी एक 7 स्तरीय कीमियागर फीनिक्स पंख की तरह दुर्लभ था। प्रमुख कुलीन परिवारों में सम्मानित अतिथि के रूप में व्यवहार करने के लिए केवल 5 स्तरीय कीमियागर ही पर्याप्त था। परिणामस्वरूप उत्तरी क्षेत्र में 7 स्तरीय गोलियां अत्यंत कम आपूर्ति में थीं। फिर भी अब गूहे लापरवाही से उपहार के रूप में 3 7 स्तरीय गोलियां दे रहा था। ऐसी उदारता चौंकाने से परे थी। मास्टर, इन गोलियों को 3 महीनों में श्रमसाध्य रूप से परिष्कृत किया गया था। हम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। जियाओ जियान ने अपने शुरुआती आश्चर्य पर काबू पाने के बाद तुरंत बिना किसी दूसरे विचार के मना कर दिया। गूहे ने गोलियों को मनों के बाहर परिष्कृत करने का विकल्प चुना था ताकि गोली क्लेश बिजली की घटना के साथ अन्य गुटों से अवांछित ध्यान आकर्षित न हो। चूंकि वह हमेशा यून यून को अपनी यात्राओं के बारे में बताता था, इसलिए तीनों लड़कियों के लिए उनसे अनजान रहना असंभव था। मास्टर, कृपया उन्हें वापस ले लो। हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। मास्टर, इतनी कीमती गोलियां, हम वास्तव में उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। जियाओ जियान के दृढ़ इनकार के बाद हान यू और नालन यानरान ने भी एक स्वर में अपना सिर हिलाया। ये देखकर गूहे ने खुद को मुश्किल स्थिति में पाया। 1 या 2 साल पहले वह जियाओ जियान को संप्रदाय से निष्कासित करने की धमकी देकर उसे डराकर अधीन कर सकता था, लेकिन अब क्लाउड मिस्ट साम्राज्य में प्रशिक्षण के अनुभव के बाद उसके व्यक्तित्व में एक बड़ा परिवर्तन आया था। इस तरह की विधि का उपयोग करने से संभवतः उल्टा असर होगा और अनावश्यक तनाव पैदा होगा। शुरू से ही उसने उनके लिए इन 3 7 स्तरीय गोलियों का इरादा किया था। उसने मूल रूप से 4 को परिष्कृत करने की योजना बनाई थी, लेकिन स्टार प्लेकिंग ओल्ड घोस्ट के साथ उसकी भागीदारी ने चौथी बनाने की प्रक्रिया में देरी कर दी थी। सोल हॉल शाखा से लौटने के बाद गूहे ने आगे की गोली शोधन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया था, क्योंकि हानजू को उसके वर्तमान स्तर को देखते हुए 7 स्तरीय गोली की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब जियाओ जियान के प्रतिरोध का नेतृत्व करने के साथ तीनों गोलियां लेने से मना कर रहे थे। गूहे इसे आसानी से नहीं जाने दे सकता था। कुछ देर सोचने के बाद उसकी अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। जानबूझकर उदासीन स्वर में उसने कहा, क्या तुम सच में एकमात्र 7 स्तरीय गोली से इतने भयभीत हो? क्या होगा अगर मैं तुम्हारे सामने 8 स्तरीय गोली रख दूं? जैसे ही उसने बात की, एक सफ़ेद जेड बोतल अचानक उसकी हथेली में दिखाई दी। जिस क्षण उसने स्टॉप हटाया, एक अकल्पनीय रूप से समृद्ध औषधीय सुगंध हवा में भर गई। एक छोटा, अंगूठे के आकार का सफ़ेद ड्रैगन जैसा जानवर बोतल से निकला, जो हवा में तैर रहा था। कितनी तीव्र सुगंध है, कितनी अपार ऊर्जा, उतार चढ़ाव। जैसे ही ड्रैगन जैसा गोली वाला जानवर दिखाई दिया, आंगन पूरी तरह से शांत हो गया। 8 स्तरीय गोली। जियो जियान, नालन यानरान और हान बहनों के लिए ऐसी वस्तु का उल्लेख केवल प्राचीन ग्रंथों में ही किया गया था। इससे निकलने वाली ऊर्जा की विशुद्ध शक्ति ने इसकी प्रामाणिकता के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा।
मास्टर, मैंने पढ़ा है कि 8 स्तरीय गोलियों की गुणवत्ता उनके शोधन के दौरान दिखाई देने वाली क्लेश बिजली के प्रकार और रंग से जुड़ी हुई है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस गोली को क्या कहा जाता है और इसने किस तरह की क्लेश बिजली को सहन किया? कीमिया में पारंगत जियो यी जियान ने तुरंत पूछा। गुहे ने इत्मीनान से उत्तर दिया, इस गोली को बोधी गोली कहा जाता है। इसका प्रभाव 9 मोड़ वाले डू वेनेरेट के आधे संत क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावनाओं को बढ़ाना है। इसकी गुणवत्ता के लिए इसने 9 रंग की गोली बिजली को सहन किया, जिससे यह 8 स्तरीय शिखर गोली बन गई। बोधी गोली, एक 8 स्तरीय गोली, 9 रंगीन गोली बिजली के तहत परिष्कृत एक शीर्ष डू वेनेरेट को अर्ध संत क्षेत्र में तोड़ने में मदद करने में सक्षम। ये सुनकर जियाओ यी जियान और अन्य लोगों में आश्चर्य और बढ़ गया। 8 स्तरीय गोलियों में 9 रंगीन गोली बिजली को सक्रिय करने वाली गोलियों को पहले से ही शिखर माना जाता था। एक कदम और आगे और यह एक पौराणिक 9 स्तरीय गोली बन जाएगी। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि मैं आपको जो 7 स्तरीय गोलियां दे रहा हूं वे बहुत मूल्यवान हैं? गुहे ने उनकी प्रतिक्रियाओं पर हंसी उड़ाई। हे, बिल्कुल नहीं मास्टर, कृपया हमें अब वे 7 स्तरीय गोलियां दे दीजिए। जियाओ यी जियान ने अपना रुख बदलने से पहले एक अजीब सी हंसी निकाली और उम्मीद से गुहे की ओर अपना हाथ बढ़ाया। मास्टर, हमें भी वे चाहिए। नालन यानरान और हान यू ने तुरंत उसका अनुसरण किया और उसके व्यवहार की पूरी तरह से नकल की। तुम 3 छोटे चालबाज हो, गुहे ने एक गंभीर भाव के साथ कहा, हालांकि अंदर से उसने राहत की सांस ली। आखिरकार उन्होंने अपना रवैया बदल दिया। अगले ही पल एक विचार मात्र से बोधी गोली जिसने 9 रंग की गोली बिजली को सहन किया था उसके सिस्टम स्पेस में संग्रहित हो गई। इसके तुरंत बाद 3 जेड बोतलें उसके सामने तैरती हुई आईं। उसकी उंगलियों के एक झटके से बोतलें जियाओ यी जियान, नालन यानरान और हान यू की ओर बढ़ गईं। धन्यवाद गुरु, धन्यवाद गुरु, धन्यवाद गुरु। गोलियां प्राप्त करने के बाद तीनों शिष्यों ने कृतज्ञता में गहरा सिर झुकाया। उसी समय गुहे का दिमाग अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन से भर गया। डिंग, सिस्टम ने पता लगाया है कि मेजबान ने दूसरे शिष्य जियाओ यी जियान को एक 7 स्तरीय गोली किंगयुआन गोली उपहार में दी है। बधाई हो मेजबान, आपको 10,000 गुना रिटर्न मिला है। एक 9 स्तरीय खजाना गोली, जीवन विस्तार गोली। 9 स्तरीय खजाना गोली, जीवन विस्तार गोली सिस्टम स्पेस में भेज दी गई है। कृपया अपनी इन्वेंट्री की जांच करें। डिंग, सिस्टम ने पता लगाया है कि मेजबान ने तीसरे शिष्य नालन यानरान को 7 स्तरीय गोली किंगयुआन गोली उपहार में दी है। बधाई हो मेजबान, आपको 10,000 गुना रिटर्न मिला है। 10,000 7 स्तरीय किंगयुआन गोलियां। डिंग, 10,000 किंगयुआन गोलियां सिस्टम स्पेस में भेज दी गई हैं। कृपया अपनी इन्वेंट्री की जांच करें। डिंग, सिस्टम ने पता लगाया है कि मेजबान ने छठे शिष्य हान यू को 7 स्तरीय गोली ब्रेकिंग वेनेरेट गोली उपहार में दी है। बधाई हो मेजबान, आपको 10,000 गुना रिटर्न मिला है। 10,000 7 स्तरीय ब्रेकिंग वेनेरेट गोलियां। डिंग, 10,000 ब्रेकिंग वेनेरेट गोलियां सिस्टम स्पेस में भेज दी गई हैं। कृपया अपनी इन्वेंट्री की जांच करें। इन 3 सिस्टम सूचनाओं को सुनकर गुहे को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। किंगयुआन गोली 7 स्तरीय ग्रेड की एक शक्तिशाली उपचार गोली थी। हालांकि इसके स्तर के कारण ये डू पूर्वज क्षेत्र से नीचे के लोगों के लिए अत्यधिक प्रभावी थी, लेकिन डू वेनेरेट तक पहुंचने के बाद इसका प्रभाव नगण्य हो गया। इस बीच 9 स्तरीय खजाना गोली, जीवन विस्तार गोली, जो उसे जियो यी जियान से बदले में मिली थी, स्पष्ट रूप से एक और उपचार प्रकार की गोली थी। 9 स्तरीय स्तर तक पहुंचने वाली कोई भी उपचार गोली एक डू संत को भी महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदान कर सकती है। ब्रेकिंग वेनेरेट गोली के लिए गुहे ने इसे पहले परिष्कृत किया था। इसमें कोई उपचार गुण नहीं थे, न ही यह सीधे खेती को बढ़ाता था, लेकिन इसने डू वेनेरेट क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावनाओं को काफी बढ़ा दिया। इतने शानदार रिटर्न के साथ गुहे अंदर से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इस बार केवल जियाओ यी जियान को गुणवत्ता आधारित 10,000 गुना रिटर्न मिला, जबकि नालन यानरान और हान यू दोनों को मात्रा आधारित 10,000 गुना रिटर्न मिला। 10,000 क्लियर एसेंस पिल्स और 10,000 ब्रेकिंग वेनेरेट पिल्स अस्थायी रूप से गुहे के लिए बहुत कम उपयोगी थे। शायद जब सही समय हो तो वह इन गोलियों को व्यापार के लिए पौराणिक पिल डोमेन में ले जा सकता था। ब्रेकिंग वेनेरेट पिल्स की गुणवत्ता और डू एंसेस्टर क्षेत्र में घुसने में सहायता करने की उनकी क्षमता को देखते हुए उन्हें संभवतः एक साधारण 8वीं स्तरीय गोली के लिए 2 या 3 की दर से बदला जा सकता था। हालांकि अभी सही समय नहीं था। पिल डोमेन प्रतिभा और खतरे दोनों से भरा हुआ था। संभवतः यहाँ छिपे हुए हाफ सेंट या डू सेंट स्तर के विशेषज्ञ भी रहते थे। 8 सितारा नॉर्टन डू एंसेस्टर के शिखर पर गुहे की वर्तमान ताकत के साथ वहां उद्यम करना अभी भी कुछ हद तक जोखिम भरा था। आखिरकार अगर वह इतनी बड़ी मात्रा में गोलियां बेचता तो यह निश्चित रूप से कुछ अवसरवादियों का ध्यान आकर्षित करता। अल्पविराम, हानजू, ये तुम्हारे लिए है।
जियाओ यी जियान, नालन यानरान और हान यू को 7वीं स्तरीय गोली देने के बाद गूहे की नज़र हानजू पर गई, जो उनके पीछे खड़ी थी। शुरू में उसने उसे 6ठी स्तरीय गोली देने की योजना बनाई थी, लेकिन उसकी वर्तमान ताकत का आकलन करने के बाद उसने अपना विचार बदल दिया और इसके बजाय 5वीं स्तरीय गोली निकाल ली। हानजू की वर्तमान साधना के साथ 5वीं स्तरीय गोली भी उसके लिए पूरी तरह से अवशोषित करना मुश्किल होगा। धन्यवाद गुरु। गूहे से गोली प्राप्त करते हुए हानजू ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया, उसकी आवाज़ कृतज्ञता से भर गई। खड़े हो जाओ, ऐसी औपचारिकताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। गूहे ने अपना हाथ धीरे से उठाया और कहा, इसके बाद मैं आप सभी को शक्ति का एक और संचरण प्रदान करूंगा। जितना हो सके उतना अवशोषित करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। हानजू, आप पहले जाएं। हाँ गुरु। जैसे ही गूहे ने कहा, जियाओ यीजियान, नालान यानरान और हान यू कुछ कदम पीछे हट गए। हानजू आज्ञाकारी रूप से गूहे के पास पहुंची और उसके सामने क्रॉस लेग करके बैठ गई। अगले ही पल गूहे ने धीरे से अपनी हथेली उसके गोरे माथे पर रख दी। सिस्टम, मेरी 8वीं शिष्या, हानजू को शक्ति संचारित करो। इस मौन आदेश के साथ गूहे के हाथ से हानजू के शरीर में एक विशाल लेकिन कोमल ऊर्जा प्रवाहित हुई, जो उसके मेरिडियन में फैल गई। इसकी अत्यधिक मात्रा के बावजूद ऊर्जा हल्की थी, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि हानजू को कोई असुविधा महसूस न हो। शक्ति संचारित करते समय गूहे सावधानी बरतते थे, प्रत्येक शिष्य की साधना के अनुसार प्रवाह की गति को समायोजित करते थे। हानजू के स्तर के किसी व्यक्ति के लिए उसने जानबूझकर संचरण दर को काफी धीमा कर दिया। जैसे ही उसने शक्ति को अवशोषित किया, हानजू की साधना तेजी से बढ़ गई। केवल 10 मिनट के भीतर वह सफलतापूर्वक एक सितारा डूलिंग क्षेत्र में प्रवेश कर गई। मध्य महाद्वीप के विशाल उत्तरी क्षेत्र में डूलिंग क्षेत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं था। हालांकि जियामा साम्राज्य में ऐसी ताकत न केवल 1000 लोगों की सेना की कमान संभालने के लिए पर्याप्त होगी, बल्कि एक साधारण 10,000 पुरुष जनरल का पद भी सुरक्षित कर सकती है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। यह महसूस करते हुए कि हानजू अब और अधिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकती, गूहे ने अपना हाथ उसके माथे से हटा लिया, जिससे संचरण समाप्त हो गया। उसी समय सिस्टम की अधिसूचना उसके दिमाग में बज उठी। ठीक उसी समय हानजू के लिए साधना वापसी गुणक, हालांकि दुर्लभ 3000 गुना तक पहुंच गया, अंततः केवल 2 महीने की साधना से कम था। फिर भी एक छोटा सा लाभ भी मूल्यवान था। 2 महीने की खेती की बचत का मतलब था गूहे के लिए 2 महीने की अतिरिक्त प्रगति। अपना हाथ वापस लेने के बाद गूहे ने अपनी नज़र जियाओ यीजियान, नालन यानरान और हान यू की ओर घुमाए और शांति से कहा, अगला हान यू। उसका नाम सुनते ही हान यू ने तेजी से कदम आगे बढ़ाया। हानजू की सफलता को महसूस करते हुए वह खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जुए, डू स्पिरिट तक पहुंचने पर बधाई। तुम्हारी उम्र में इस क्षेत्र तक पहुंचना मेरे उस समय से कहीं ज्यादा तेज है। बिल्कुल नहीं बहन, मैं आपसे कैसे आगे निकल सकता हूँ। हानजू ने शर्म से अपना सिर हिलाया, धीरे से उत्तर दिया और फिर जियाओ यीजियान और नालान यानरान की ओर चल दिया। जैसे ही हानजू दूर चली गई, हान यू तुरंत क्रॉस लेग करके बैठ गई, पूरी तरह से ट्रांसमिशन की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया। जिस क्षण वह बैठी, गूहे ने तेजी से कई हाथ की मुहरें बनाई, उनके चारों ओर 3 झांक स्थान को सील कर दिया। गूहे की साधना शक्ति को अपने शिष्यों तक पहुंचाने की विधि अद्वितीय थी। कभी कभार अपवादों को छोड़कर उन्होंने कभी भी उन्हें सफलताओं के दौरान स्वर्ग और पृथ्वी से बाहरी ऊर्जा को अवशोषित करने की अनुमति नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने अपने डेंटियन को भरने के लिए पूरी तरह से अपनी विशाल आंतरिक ऊर्जा पर भरोसा किया। इससे 2 उद्देश्य पूरे हुए। सफलता की घटनाओं को छिपाना, ये सुनिश्चित करना कि उतार चढ़ाव अनावश्यक ध्यान आकर्षित न करें। संरचनात्मक क्षति को रोकना, सफलताओं से अक्सर शक्तिशाली ऊर्जा उछाल होता है जो आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। दक्षता बढ़ाना, प्रक्रिया को स्वयं नियंत्रित करके वह सामान्य सफलता की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा संचारित कर सकता था। एक बार जब क्षेत्र को सील कर दिया गया तो गूहे ने धीरे से अपनी हथेली हान यू के ठंडे गोरे माथे पर रख दी। उसके हाथ की गर्माहट को महसूस करते हुए हान यू ने सहज रूप से अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया। ये संचरण उसे सीधे डू पूर्वज क्षेत्र में धकेल सकता था। लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं थी। खुद को तैयार करो, मैं शुरू कर रहा हूँ। गूहे की आवाज़ शांत लेकिन दृढ़ थी। अगले ही पल ऊर्जा का एक जबरदस्त उछाल हान यू के शरीर में एक उग्र ज्वार की तरह भर गया। काची, बेकाबू शक्ति को महसूस करते हुए हान यू ने तुरंत अपनी साधना पद्धति को सक्रिय किया, ऊर्जा को सही मध्याह्न पथों के साथ निर्देशित किया और इसे अपने डेंटियन में निर्देशित किया। धमाका! 3 मिनट से भी कम समय में हान यू के शरीर में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। पहले से ही ढीला डू पूर्वज अवरोध टूट गया और जिस गति से उसने ऊर्जा को अवशोषित किया वह आसमान छू गई। ये देखते हुए गूहे ने संचरण को तेज कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके पास अपने क्षेत्र को स्थिर करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है।
जैसे जैसे हान यू की आभा फैलती गई, सीलबंद स्थान के भीतर की ऊर्जा हिंसक रूप से अशांत हो गई। हालांकि चाहे उतार चढ़ाव कितने भी तीव्र क्यों न हो, वे गुहे द्वारा लगाई गई स्थानिक मोहर को हिला नहीं सकते थे। अंत में हान यू की आभा स्थिर हो गई। उसने 1 स्टार डू पूर्वज क्षेत्र में मजबूती से कदम रखा था। हालांकि पिछले 3 महीनों में युद्ध के अनुभव और शोधन की कमी के कारण वह तुरंत आगे बढ़ना जारी नहीं रख सकी। इस प्रकार 1 स्टार डू पूर्वज के शिखर पर पहुंचने के बाद उसकी अवशोषण दर स्थिर हो गई। इसे पहचानते हुए गुहे ने तेजी से संचरण को रोक दिया और स्थानिक मोहर में एक छोटा सा उद्घाटन बनाया। हान यू के लिए साधना प्रतिफल हान जू की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक था, जो पूरे 5 वर्षों की साधना के बराबर था। अपने सिस्टम स्पेस को तुरंत जांचने के बजाय गुहे ने नए जागे हुए हान यू की ओर रुख किया और निर्देश दिया, एक बार जब आप बाहर कदम रखते हैं तो यानरान को बुलाएं। समझ गए। हान यू ने बाधा में खुलने वाले रास्ते से तेजी से आगे बढ़ने से पहले दृढ़ता से सिर हिलाया। स्थानिक सील के छेद से बाहर निकलते हुए हान यू ने जल्दी से नालन यानरान की ओर अपना रास्ता बनाया। वरिष्ठ बहन यानरान, गुरु आपको बुला रहे हैं, हान यू ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर नालन यानरान ने तुरंत सिर हिलाया और तेजी से स्थानिक सील के छेद से अंदर प्रवेश किया। गुहे के सामने क्रॉस लेग करके बैठ गई। गुरु, मैं तैयार हूँ। नालन यानरान ने गहरी एकाग्रता में अपनी आंखें बंद करने से पहले गुहे की ओर देखा। अब तक गुहे के शिष्यों को उनकी शक्ति संचरण प्राप्त करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उनमें से प्रत्येक उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये देखकर गुहे ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत संचरण शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में नालन यानरान की हाल ही में उन्नत 7 सितारा डूकिंग साधना अपने चरम पर पहुंच गई। 8 सितारा डूकिंग तक पहुंचने की तैयारी कर रही थी। धमाका! लगभग 2 मिनट बाद उसके शरीर के भीतर से एक दबी हुई दहाड़ गूंजी और उसकी आभा ऊपर की ओर बढ़ी और उसने 8 सितारा डूकिंग क्षेत्र में मजबूती से कदम रखा। अब इस स्तर पर नालन यानरान की अवशोषण गति थोड़ी बढ़ गई, जिससे गुहे को ऊर्जा संचरण को समायोजित और तीव्र करने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा आश्चर्यजनक दर से फैल गई और जल्दी ही 8 सितारा डूकिंग के शिखर पर पहुंच गई। हालांकि इस बिंदु पर यह प्रक्रिया उसके लिए उतनी सहज नहीं थी। जब उसने आखिरकार खुद को 9 सितारा डूकिंग में धकेल दिया तो नालन यानरान अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच गई। उसका चेहरा लाल हो गया, उसके माथे पर पसीने की बूंदें बन गईं। अपनी हथेली पर नमी महसूस करते हुए गुहे ने तुरंत संचरण काट दिया। सच में उसने पहले ही नालन यानरान के संघर्ष को महसूस कर लिया था जब वह 8 सितारा डूकिंग के शिखर पर पहुंच गई थी, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प को देखते हुए उसने उसे आगे बढ़ने दिया। आश्चर्यजनक रूप से वह वास्तव में तब तक टिकी रही जब तक कि वह सफलतापूर्वक 9 सितारा डूकिंग तक नहीं पहुंच गई। जिस क्षण गुहे ने प्रसारण बंद किया, सिस्टम की सूचना उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग! पता चला कि मेजबान ने तीसरे शिष्य नालन यानरान को 1 दिन की खेती की अनुमति दी है। बधाई हो, आपको 2000 गुना रिटर्न मिला है, जिससे आपको 5.5 साल की खेती मिली है। नोट: 5.5 साल की खेती 8 मोड़ 9 सितारा डू पूर्वज के शिखर से मेल खाती है। सिस्टम स्पेस में 5.5 साल की खेती संग्रहित की गई है। कृपया तदनुसार जांच करें। इस बार नालन यानरान से साधना वापसी हान यू से 6 महीने अधिक थी। जबकि बढ़ी हुई गिरावट दर ने एक भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण क्षण में उसकी अधिक दृढ़ता ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन अतिरिक्त वर्षों की साधना के साथ हान यू से लाभ और हान जू से मामूली वापसी को मिलाकर गुहे को अभी भी डूक्यूई के अपने अंतिम संपीड़न और शोधन को पूरा करना मुश्किल लगा। असली बढ़ावा जियोई जियान की आगामी साधना वापसी से आना होगा। अल्पविराम। अपने शरीर में ऊर्जा को स्थिर करने के बाद नालन यानरान खड़ी हो गई। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। क्षमा प्रार्थी स्वर के साथ वह गुहे की ओर मुड़ी। मास्टर, मुझे खेद है कि आपने मुझे अपना पसीना छूने पर मजबूर कर दिया। मैं इसे तुम्हारे लिए पहुंच दूं। जैसे ही उसने बात की, उसने अपने भंडारण की अंगूठी से एक रेशमी रुमाल निकाला और उसका हाथ साफ करने की तैयारी की। ये कुछ भी नहीं है। इसके बजाय आपको अपने नए साधना क्षेत्र को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक विचार मात्र से गुहे ने अपने हाथ से नमी को वाष्पित कर दिया। इसके तुरंत बाद वह जियाओई जियान की ओर मुड़ा, जो बाहर आंगन में इंतजार कर रही थी, और उसे आने का इशारा किया। उसी समय स्थानिक सील एक और मार्ग बनाने के लिए खुल गई। ये देखते हुए जियाओई जियान ने तेजी से उसके इरादे को समझ लिया और खुलने की ओर बढ़ गई। मास्टर, यानरान पहले विदा लेगी। नालन यानरान ने सीलबंद स्थान से जल्दी से बाहर निकलने से पहले सम्मानपूर्वक कहा। गुरु, मैं इस बार शायद ज्यादा कुछ सीख न पाऊं। आखिरकार पिछले 3 महीनों में मुझे पहले जितना प्रशिक्षण या युद्ध नहीं मिला है, जियाओई जियान ने गुहे के पास आते ही कहा, उसे पहले से ही परिणाम के लिए तैयार करते हुए। गुहे इसे अच्छी तरह से समझता था।
इतनी बार बार शक्ति संचारण के साथ यह अपरिहार्य था कि उसके शिष्यों की अवशोषण क्षमता कम हो जाएगी। बेशक इसका मुख्य कारण ये था कि इन 3 महीनों के दौरान जियाओ यीजियान और अन्य लोग शहर में रह रहे थे, अपेक्षाकृत आराम से रह रहे थे। प्रशिक्षण की कमी का मतलब था कि उनकी शारीरिक सहनशक्ति में बहुत सुधार नहीं हुआ था। इस सत्र के बाद इन बच्चों को एक और मिशन सौंपने का समय आ सकता है, जियाओ यीजियान को संबोधित करने से पहले गुहे ने खुद से सोचा। मुझे पता है, इसीलिए मैंने आप सभी को पहले बताया था, जितना हो सके उतना सीखो। इस बार मेरी कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने उसे आश्वस्त किया। ठीक है, मैं समझ गया। गुहे के शब्दों को सुनकर जियाओ यीजियान राहत में मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद करके ज़मीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गई। उसका नाजुक चेहरा, जो आमतौर पर शांत और गंभीर होता था, अब चंचलता का एक निशान था। ये देखकर गुहे ने अपनी हथेली को धीरे से जियाओ यीजियान के माथे पर रखा। सिस्टम, दूसरे शिष्य जियाओ यीजियान को साधना हस्तांतरित करें। गुहे के मौन आदेश के साथ ऊर्जा का एक शक्तिशाली उछाल, जो उसने नालन यानरान और हान यू के लिए इस्तेमाल किया था, उससे कहीं अधिक था, जियाओ यीजियान में प्रवाहित हुआ। सिर्फ 1 या 2 मिनट के बाद जियाओ यीजियान के पतले शरीर के भीतर से अजीब सी चटकने की आवाज़ें आईं और उसकी आभा तेजी से बढ़ने लगी। उसकी ताकत 2 सितारा डू पूर्वज के शिखर से 3 सितारा डू पूर्वज तक बढ़ गई। मास्टर, बस इतना ही, जियाओ यीजियान ने तुरंत कहा जैसे ही उसने अपनी सफलता को स्थिर किया। जैसे ही उसने कहा, गुहे ने तुरंत अपनी हथेली वापस खींच ली। उसी समय उसके दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन बज उठा। डिंग, पता चला कि मेजबान ने दूसरे शिष्य जियाओ यीजियान को आधे महीने की साधना प्रदान की है। बधाई हो, आपको 1000 गुना रिटर्न मिला है, जिससे आपको 40 एक साल की साधना प्राप्त हुई है। नोट, ये 40 एक साल की साधना 8 मोड़ 9 सितारा डू पूर्वज के शिखर से मेल खाती है। डिंग, 40 एक साल की साधना सिस्टम स्पेस में संग्रहित की गई है। कृपया तदनुसार जांच करें। सिस्टम की अधिसूचना सुनकर गुहे को आखिरकार संतुष्टि महसूस हुई। ये लगभग वही था जिसकी उसे उम्मीद थी। जियाओ यीजियान के प्रसारण से उसे जो साधना मिली थी, उसके साथ अब उसके पास अपनी अंतिम 9वीं संत प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। उसके बाद वह बोधि गोली का उपयोग करके अर्ध संत क्षेत्र में सफलता का प्रयास कर सकता था। अपने अगले कदमों पर संक्षेप में विचार करने के बाद गुहे ने 3 मीटर के क्षेत्र को कवर करने वाली स्थानिक सील को फैला दिया। फिर उसने नालन यानरान, हान यू और हान जू की ओर देखा और उन्हें आने का इशारा किया। तुम चारों यहाँ आओ, उसने पुकारा। तीनों जल्दी से पास आए और जियाओ यीजियान के साथ पंक्तिबद्ध हो गए। आप सभी को अब तक ध्यान देना चाहिए था, इस बार आपकी अवशोषण क्षमता 3 महीने पहले की तुलना में बहुत कम थी। अभी अभी मैंने अपनी ऊर्जा आप सभी तक पहुंचाई है और आपको इसे स्वयं महसूस करना चाहिए। इस बार आपकी अवशोषण क्षमता 3 महीने पहले की तुलना में बहुत खराब है। गुहे ने सख्त भाव से जियाओ यीजियान और अन्य तीनों को संबोधित करते हुए कहा। हाँ, पिछले 3 महीनों में हमने लगभग कोई प्रगति नहीं की है। गुहे के गंभीर व्यवहार को देखकर जियाओ यीजियान ने गंभीरता से उत्तर दिया। हम वास्तव में पिछले 3 महीनों में बहुत ढीले रहे हैं। नालन यानरान ने अपनी निगाहें जमीन पर झुका ली, कुछ शर्मिंदा दिख रही थीं। आपको निराश करने के लिए यह मेरी गलती है, मास्टर। हान यू ने भी ऐसा ही किया, नालन यानरान की तरह ही जमीन पर घूरते हुए, जबकि हान जू ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया, बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उनकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए गुहे ने उनकी ओर पीठ की और कहा, पिछले 3 महीनों में आपने महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की है। इसका कारण एक तरफ लड़ाइयों की कमी है और दूसरी तरफ क्योंकि आपने पहले की तुलना में प्रशिक्षण पर बहुत कम समय बिताया है। ऐसा लगता है कि आप में से कोई भी अब कोई दबाव महसूस नहीं करता है। चूंकि यही मामला है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दबाव दूंगा। इससे पहले कि जियाओ यीजियान और अन्य जवाब दे पाते, गुहे ने सीधे नाम पुकारना शुरू कर दिया। जियान, तुम पहले। गुहे को उसका नाम पुकारते हुए सुनकर जियाओ यीजियान आगे बढ़ी और सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर, कृपया मुझे निर्देश दें। गुहे ने पलटकर देखा, उसकी नज़र जियाओ यीजियान पर पड़ी और वह शांत स्वर में बोला, जियान, जब से तुमने क्लाउड मिस्ट साम्राज्य को एकीकृत किया और उसका शासक बन गई, मैंने तुम्हारे प्रशिक्षण के बारे में कोई और मांग नहीं की। तुम्हारी तरक्की ने मुझे हमेशा खुश किया है। हालांकि शायद इसलिए कि तब से तुम्हारा साधना पथ सुगम रहा है और तुम्हारी शक्ति तुम्हारे साथी शिष्यों से कहीं अधिक हो गई है, तुम अधिकाधिक आत्मसंतुष्ट होते जा रहे हो। ये सुनकर जियाओ यीजियान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। गुहे के शब्द बिल्कुल उचित थे। जब से वह डू वेनेरेट क्षेत्र में पहुंची थी, तब से उसने वास्तव में श्रेष्ठता की एक सूक्ष्म भावना विकसित की थी, इस तरह से नहीं कि वह अपने साथी शिष्यों को नीचा दिखाए, बल्कि इस तरह से कि वह अपने स्वयं के प्रशिक्षण में कैसे ढिलाई बरतने लगी थी। मास्टर की आलोचना उचित है। मैं इसे एक चेतावनी के रूप में लूंगा। जियाओ यीजियान ने अपना सिर नीचे किया और जवाब दिया।
आज मैं तुम्हें एक नया कार्य दे रहा हूँ। 2 वर्षों के भीतर एक ऐसा बल स्थापित करो जो 2 संप्रदायों और 3 घाटियों को टक्कर दे सके। गु हे ने सीधे उसके कार्य की घोषणा की। उसका कार्य जियाओ यीजियान के लिए एक नया गुट बनाना था। हालांकि सेंट्रल प्लेन्स में प्रसिद्ध 4 पवेलियन एलायंस का उल्लेख करने के बजाय उसने उसे प्रतिष्ठित 2 संप्रदायों और 3 घाटियों के साथ मुकाबला करने की चुनौती दी। कारण सरल था, जियाओ यीजियान के वर्तमान स्तर पर 4 मंडप गठबंधन में कोई भी उसे रोकने में सक्षम नहीं था। 4 मंडपों में से याओ चेन की बदकिस्मती से पहले केवल स्टारफॉल मंडप में ही कोई वास्तविक ताकत थी। अन्य 3 मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थे। केंद्रीय मैदानों में कोई भी एकांतप्रिय शक्तिशाली व्यक्ति आसानी से शेष 3 मंडपों को पार कर सकता था। 2 संप्रदायों और 3 घाटियों के बराबर एक बल स्थापित करें। गूहे के शब्दों पर विचार करते हुए जियाओ यीजियान की अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई। केंद्रीय मैदानों में आने के बाद से उसने 2 संप्रदायों और 3 घाटियों के बारे में काफी कुछ सीखा था। बर्निंग फ्लेम वैली और आइस रिवर वैली दोनों ही प्राचीन और शक्तिशाली गुट थे, जिनमें भयानक रूप से शक्तिशाली वैली मास्टर्स थे। साउंड वैली के लिए ये सबसे रहस्यमय था, जबकि इसका अस्तित्व अच्छी तरह से जाना जाता था। बहुत कम लोगों ने कभी इसका सीधे सामना किया था। और 3 घाटियों के ऊपर 2 संप्रदायों, स्वर्गीय अधोलोक संप्रदाय और फूल संप्रदाय में विशेषज्ञों की संख्या और भी अधिक थी। ऐसी अफवाहें भी थीं कि संत उनके भीतर रहते थे। गूहे को सौंपा गया कार्य निस्संदेह एक अत्यंत कठिन कार्य था। जियान, क्या तुम्हें इस कार्य को पूरा करने का आत्मविश्वास है? गूहे का स्वर और भी जोरदार हो गया क्योंकि उसने जियाओ यीजियान से पूछा। कुछ देर सोचने के बाद जियाओ यीजियान ने अपना सिर उठाया और सीधे गूहे की ओर देखा। गुरु, ईमानदारी से कहूं तो मुझे बहुत आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं आपके द्वारा दिए गए कार्य को अवश्य पूरा करूंगी। यह अच्छा है कि तुम ऐसा कह सकती हो। इस कार्य में वास्तव में चुनौतियां हैं, लेकिन मैं जो देखना चाहता हूं वह तुम्हारा परिवर्तन है। गूहे ने एक अलंकारिक प्रश्न जारी रखने से पहले उसके उत्तर पर सिर हिलाया। यदि तुम 2 संप्रदायों और 3 घाटियों को भी पार नहीं कर सकती, तो तुम संभवतः आत्मा हॉल का सामना कैसे कर सकती हो, जो उनके ऊपर स्थित है? आत्मा हॉल। गूहे के मुंह से ये 2 शब्द सुनकर जियो यीजियान के विचार तुरंत जटिल हो गए। जियामा साम्राज्य में वापस क्लाउड मिस्ट सेक्ट की घटनाओं के दौरान वह पहले ही नलन यानरान से सोल हॉल की भयानक ताकत के बारे में जान चुकी थी। सेंट्रल प्लेन्स में पहुंचने के बाद उसने इसकी अपार शक्ति और रहस्य के बारे में और भी कहानियां सुनी। ये सही है, मास्टर ने पहले ही स्पष्ट रूप से बताया है कि यह तथाकथित सोल हॉल अनगिनत शक्तिशाली विशेषज्ञों के साथ एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर मैं सोल हॉल से मुकाबला करना चाहता हूं, तो 2 संप्रदाय और 3 घाटियां मेरी परीक्षा का मैदान होंगी। मास्टर, कृपया निश्चिंत रहें। 2 साल के भीतर मैं एक ऐसी ताकत स्थापित करूंगा जो 2 संप्रदायों से भी बढ़कर होगी। मामले पर विचार करने के बाद जियाओ यीजियान ने एक बार फिर गूहे को अपना दृढ़ आश्वासन दिया। ये देखकर कि जियाओ यीजियान ने कार्य स्वीकार कर लिया है, गूहे का चेहरा शांत रहा, लेकिन सिर हिलाते हुए एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। फिर उसने कहा, अच्छा, अब एक तरफ हट जाओ। एक बार जब जियाओ यीजियान एक तरफ हट गया, तो गूहे ने अगला नाम पुकारने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। यानरान, आगे बढ़ो। गूहे को अपना नाम पुकारते हुए सुनकर नालन यानरान ने जियाओ यीजियान के पिछले उदाहरण का अनुसरण किया और गूहे के सामने खड़ी होकर एक कदम आगे बढ़ी। यानरान, तुम्हारी वर्तमान ताकत वास्तव में उस समय से बहुत अधिक है जब तुमने पहली बार क्लाउड मिस्ट संप्रदाय छोड़ा था, गूहे ने टिप्पणी की। मास्टर, क्या इसका मतलब है? नालन यानरान, जिसने आलोचना की उम्मीद में अपना सिर नीचे कर लिया था, ये देखकर हैरान रह गई कि गूहे ने उसे बिल्कुल भी डांटा नहीं था। कुछ ही क्षण पहले जियाओ यीजियान को भी डांटा गया था। पहले तुम्हारी मालकिन ने क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के संप्रदाय नेता का पद तुम्हें सौंपने का फैसला किया था। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? गूहे ने शांत स्वर में पूछा। संप्रदाय नेता होने का एहसास। उसका सवाल सुनकर नालन यानरान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि गूहे अचानक इस बारे में क्यों पूछ रहा है। जब उसने पहली बार संप्रदाय नेता की भूमिका निभाई थी, तो वह पर्याप्त रूप से अच्छा प्रदर्शन न कर पाने के बारे में चिंतित थी और अभिभूत महसूस कर रही थी। नेतृत्व की जिम्मेदारियों के कारण प्रशिक्षण समय अनिवार्य रूप से बलिदान हो गया था। लेकिन अब जियो यीजियान के मार्गदर्शन के तहत वह लंबे समय से एक निष्क्रिय नेता बन गई थी, जो सभी मामलों को दूसरों को सौंप रही थी। क्या मास्टर यह संकेत दे रहे हैं कि मैं संप्रदाय नेता के रूप में अपने कर्तव्यों को ठीक से पूरा नहीं कर रही हूँ? नालन यानरान आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ऐसा लगता है कि आप अभी भी मेरी बात नहीं समझ पाए हैं। नालन यानरान को चुप देखकर गूहे ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और फिर अपनी नज़र जियो यीजियान की ओर घुमाई, जो कुछ मीटर दूर खड़ी थी। फिर उसने आवाज़ लगाई, जियान, यानरान को समझाओ कि एक संप्रदाय का नेता होने का क्या एहसास होता है।
जैसे ही गूहे ने अपना सिर जियाओ यी जियान की ओर घुमाया, वह सीधे जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोच में पड़ गई। एक संप्रदाय के नेता के रूप में मैं दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के बारे में ज्यादा नहीं जानती, क्योंकि मैं ज्यादातर उन कार्यों को अपने अधीनस्थों को सौंपती हूँ। मैं उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगी। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि एक संप्रदाय के नेता होने के कई फायदे हैं। आप पूरे संप्रदाय को अपने लिए काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आपके पास संप्रदाय द्वारा एकत्र किए गए उच्च गुणवत्ता वाले साधना संसाधनों में से पहला विकल्प होता है, और जब लड़ाई छिड़ जाती है तो आपको आमतौर पर एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि आपके पास उन्हें संभालने के लिए लोग होते हैं। जियाओ यी जियान के शब्द सिर्फ संप्रदाय के नेता होने के फायदों पर केंद्रित थे। जब उसने बोलना समाप्त किया तो गूहे तुरंत नालन यानरान की ओर मुड़े और पूछा, यानरान, क्या तुमने सुना कि जियाने ने अभी क्या कहा? मैंने इसे स्पष्ट रूप से सुना है। जियो यी जियान और गूहे दोनों की बातें सुनने के बाद नालन यानरान ने सिर हिलाया, लेकिन फिर पूछने से पहले झिझकते हुए कहा, मास्टर, क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि मुझे भी सीनियर सिस्टर जियान एयर की तरह अपना गुट स्थापित करना चाहिए? इस तरह मुझे साधना संसाधनों की कमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर गूहे ने थोड़ा सिर हिलाया और खुलकर कहा, यही कमोबेश विचार है। यदि आप अधिक संसाधन चाहते हैं तो आपको अपने संप्रदाय को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में आप अनुभव प्राप्त करेंगे और कई तरीकों से आगे बढ़ेंगे। मैं आपके लिए कोई विशेष आवश्यकताएं निर्धारित नहीं करूंगा, बस इस लक्ष्य की ओर काम करें। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। नालन यानरान ने जियो यी जियान के बगल में खड़े होने से पहले गूहे को सम्मानपूर्वक झुकाया। अल्पविराम। हान यू। गूहे ने हान यू को आगे बढ़ने का इशारा किया। मास्टर। हान यू ने पास आकर सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। हान यू, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें पहले 2 साल का काम सौंपा था? गूहे ने शांत स्वर में पूछा। हान यू ने तुरंत जवाब दिया, मास्टर, मुझे याद है। आपने पहले मुझसे कहा था कि 2 साल के भीतर मुझे डुकिंग दायरे में प्रवेश करना होगा और अगले 4 पवेलियन टूर्नामेंट में भाग लेना होगा, फाइनल में पहुंचना होगा। मैंने जो काम तुम्हारे लिए शुरू में तय किया था, तुम उसका एक हिस्सा पहले ही पूरा कर चुके हो, और वास्तव में तुमने डू एंसेस्टर दायरे में पहुंचकर उम्मीदों को पार कर लिया है। जहां तक दूसरे हिस्से की बात है, 4 पवेलियन टूर्नामेंट में भाग लेना और फाइनल में पहुंचना, जिसका मतलब था शीर्ष 8 में जगह बनाना, इस समय वह मिशन निरर्थक है। जब तक टूर्नामेंट आयोजित होगा तब तक अपनी मौजूदा ताकत के साथ तुम आसानी से पहला स्थान प्राप्त कर सकते हो। इसलिए संक्षेप में, आपने अपने पिछले परीक्षण में पहले से ही अधिक सफलता प्राप्त कर ली है, गूहे ने शांति से कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हान यू ने जल्दी से कहा, मास्टर, ये केवल इसलिए था क्योंकि मैंने सीनियर सिस्टर जियान एयर और अन्य लोगों का सामना किया था कि मुझे स्वर्गीय पर्वत रक्तपूल में अपने शरीर को परिष्कृत करने का अवसर मिला। इसने मेरे शरीर को आपके प्रसारण के दौरान अधिक ऊर्जा अवशोषित करने की अनुमति दी, जिससे मुझे अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने में मदद मिली। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक मास्टर से मुझे एक नया कार्य सौंपने का अनुरोध करता हूँ। ये सुनकर गूहे कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर विचार करते हुए बोला, हान यू, चूंकि तुम एक नया कार्य मान रही हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी एक कार्य देता हूँ। अगले 3 वर्षों में अपनी साधना को डू वेनेरिक क्षेत्र तक बढ़ाओ। इसके अलावा पवन बिजली मंडप से भी अधिक शक्तिशाली गुट की स्थापना करो। समझ गया, मैं मास्टर का कार्य पूरा करूंगा। जैसे ही गूहे ने बोलना समाप्त किया, हान यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। लेकिन अपना वादा करने के बाद उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि ये दोनों कार्य कितने कठिन थे। अकेले पहला कार्य 3 वर्षों के भीतर प्रारंभिक डू पूर्वज चरण से डू वेनेरेट तक पहुंचना एक अविश्वसनीय रूप से कठिन चुनौती थी। साधारण डू पूर्वजों के लिए भी 2 या 3 वर्षों के भीतर एक रैंक आगे बढ़ना सौभाग्य का एक झटका माना जाता था। यहाँ तक कि प्रतिभाशाली कहे जाने वाले लोगों को भी डू पूर्वज चरण में एक रैंक ऊपर जाने के लिए आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय की आवश्यकता होती है। मध्य मैदानों के उत्तरी क्षेत्र में कई शक्तिशाली व्यक्ति थे जो सदियों से रह रहे थे, फिर भी डू पूर्वज क्षेत्र में फंसे हुए थे। अपने सभी वर्षों के एकांत प्रशिक्षण के बावजूद उनकी साधना प्रगति न्यूनतम थी। भले ही हान यू बाकी लोगों की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली थी और उसे गूहे से कभी कभी ऊर्जा संचरण प्राप्त होता था, फिर भी यह कार्य बेहद कठिन था। दूसरा कार्य और भी चुनौतीपूर्ण था। विंड लाइटनिंग पवेलियन को कम से कम सतह पर सेंट्रल प्लेन्स के उत्तरी क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली शक्ति माना जाता था। हालांकि यह आंशिक रूप से इसलिए था क्योंकि कई एकांतप्रिय विशेषज्ञ कम प्रोफाइल वाले बने रहे, लेकिन ऐसे शक्तिशाली गुट को मात देना कुछ ऐसा नहीं था जो आसानी से किया जा सकता था। विंड लाइटनिंग पवेलियन न केवल थंडर माउंटेन पर कब्जा करता है, जो एक प्रमुख खेती का मैदान है, बल्कि उत्तरी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध डू वेनेरेट विशेषज्ञ थंडर वेनेरेट भी है। उसके नीचे विंड लाइटनिंग पवेलियन की उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी शाखाओं के 3 पवेलियन मास्टर हैं, जिनमें से सभी उच्च स्तरीय डू पूर्वज स्तर तक पहुंच चुके हैं। विरासत के संदर्भ में विंड लाइटनिंग पवेलियन के मुख्य शिष्य इसकी विशिष्ट तकनीकों में प्रशिक्षण ले सकते हैं।
उनमें से एक 3000 लाइटनिंग मूवमेंट है, जो एक अर्थ रैंक शुरुआती तकनीक है जो मध्य स्तरीय अर्थ रैंक मूवमेंट तकनीकों को टक्कर देती है। एक बार महारत हासिल करने के बाद वे 3000 लाइटनिंग फैंटम को और विकसित कर सकते हैं, जो एक उन्नत पृथ्वी श्रेणी तकनीक है जो स्वर्ग श्रेणी डू तकनीक के लगभग बराबर है। हान यू के लिए एक ऐसी ताकत स्थापित करने के लिए जो विंड लाइटनिंग पवेलियन को पार कर जाए, उसे न केवल विशेषज्ञों की संख्या और ताकत में बल्कि इसकी मूलभूत विरासत और विरासत में भी इसे पार करना होगा। हान यू की आंखों में तनाव का एक संकेत देखकर गुहे ने हल्के से मुस्कुराते हुए और गर्मजोशी से कहा, हान यू, क्या तुम दबाव महसूस करते हो? ये सुनकर हान यू ने गुहे की ओर देखने के लिए अपनी नज़र उठाई। थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया। हाँ, हाँ, दबाव महसूस करना अच्छा है, दबाव प्रेरणा को बढ़ाता है। हान यू को सिर हिलाते हुए देखकर गुहे ने आगे बढ़ने से पहले एक जोरदार हंसी निकाली। आपके कार्य सौंपे गए हैं, यदि आप उन्हें पूरा करने में विफल रहते हैं तो मुझे कड़ी सजा देनी होगी। सबसे पहले, गुहे की हंसी सुनकर हान यू ने सोचा कि वह शायद कार्य की कठिनाई को कम करने वाला है। हालांकि उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि वह इस बात पर जोर दे रहा था कि असफलता सजा की ओर ले जाएगी। ये समझते हुए हान यू ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और आगे झुकते हुए जोर से बोली, मास्टर, मैं आपके शब्दों को याद रखूंगी। ये कहते हुए वह मुनी और जियाओ यीजियान और नालन यानरान की ओर चली गई। उसके कदम थोड़े तेज थे। तुम दोनों भी। गुहे की नज़र जियाओ यीजियान और नालन यानरान पर पड़ने से पहले हान यू का पीछा करती रही। मास्टर, यानरान समझ गया। मास्टर, जियानर समझ गया। गुहे के शब्दों को सुनकर जियाओ यीजियान और नालन यानरान, जो अपेक्षाकृत शांत थे, तुरंत सीधे हो गए और घबराहट के साथ जवाब दिया, मास्टर, आपने जू एयर को अभी तक उसका काम नहीं दिया है। उस समय हान जू से एक डरपोक आवाज़ आई। हान जू किंगलिन की तरह ही काफ़ी छोटी है, इसलिए गुहे ने फिलहाल उस पर बहुत ज़्यादा दबाव न डालने का फैसला किया। उसने सीधे जवाब दिया, अभी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। गुहे की बातें सुनकर हान जू की साफ आंखें लगातार 2 बार झपकीं। ये स्पष्ट नहीं था कि उसे काम न दिए जाने पर निराशा हुई या राहत मिली। जल्द ही उसने उत्सुकता से गुहे से कहा, मास्टर, क्या जुए बाहर जाकर वरिष्ठ बहनों की तरह प्रशिक्षण ले सकती है? ये सुनकर गुहे मुस्कुराया और धीरे से जवाब दिया, अगर तुम बाहर जाकर प्रशिक्षण लेना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें अपनी वरिष्ठ बहनों के साथ जाना होगा। तुम अकेले काम नहीं कर सकती। वर्तमान में जियाओ यीक्सियन, हान यू और नालन यानरान सभी ने अपनी साधना में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन तीनों के उसकी देखभाल करने से हान जू को प्रशिक्षण के दौरान बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सच में, धन्यवाद, मास्टर, हान जू ने उत्साह से कहा जब गुहे ने उसके विचार पर सहमति जताई। उस दिन गुहे की शिक्षाओं के तहत जियाओ यीक्सियन और अन्य तीनों की साधना प्रवृत्तियां अंततः अपने पिछले परिश्रम पर लौट आईं। हालांकि वे प्रशिक्षण के लिए बाहर नहीं गए क्योंकि उनके गुरु की पत्नी को लगभग 1.5 महीने में बच्चे को जन्म देना था। चूंकि उनके कार्य की अवधि कुछ वर्षों तक फैली हुई थी, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से युन के जन्म देने के बाद ही अन्य व्यवस्थाएं करने की योजना बनाई। युनलैंड संप्रदाय के पीछे के पहाड़ में 9 रंग की घाटी के ऊपर जियानान अकादमी में पहले से साफ आसमान अचानक काले बादलों को इकट्ठा करने लगा। पूरा आसमान उदास हो गया। क्या हुआ? वहां अचानक आसमान इतना काला क्यों हो गया? क्या ये पीछे के पहाड़ की दिशा नहीं है? पीछे के पहाड़ में क्या हुआ? 9 रंग की घाटी के ऊपर जैसे ही घने बादल इकट्ठा हुए और आसमान काला हो गया, युनलैंड संप्रदाय के कई शिष्यों ने अपना ध्यान आसमान की ओर लगाया। युनलिंग जैसे बुजुर्ग भी इमारतों के ऊपर आसमान में उड़े और गंभीर भाव से वहां देखते रहे। महान बुजुर्ग, पीछे के पहाड़ में इस तरह के असामान्य परिवर्तन के साथ क्या आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? एक बुजुर्ग ने चिंतित भाव से युनलिंग से पूछा। इस दौरान युवा संप्रदाय के गुरु नालन यानरान के संप्रदाय से दूर होने के कारण युनलिंग, महान बुजुर्ग, युनलैंड संप्रदाय के सभी बड़े और छोटे मामलों के प्रभारी थे। इस तरह के बदलाव के साथ बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से जवाब के लिए उनकी ओर मुड़े। इस समय बुजुर्गों से पूछताछ सुनकर युनलिंग की धुंधली आंखें आसमान की ओर ध्यान से घूर रही थीं, चुप रहीं। हालांकि जब आकाश के उस हिस्से में हल्की सी बिजली चमकी तो युनलिंग की आंखें अचानक चमक उठीं। क्या ये पौराणिक पिल थंडर हो सकता है? युनलिंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसके होंठ थोड़े कांप रहे थे। पिल थंडर। युनलिंग के शब्दों को सुनकर संप्रदाय के अभिलेखों से परिचित कुछ बुजुर्गों ने तुरंत उत्साह का संकेत दिया। अभिलेखों के अनुसार जब कुछ कीमियागर 7वीं कक्षा या उच्च स्तरीय गोलियों को परिष्कृत करते हैं तो पिल थंडर आसमान से उतरेगा। उच्च स्तरीय गोलियां पूरी होने पर पिल थंडर एक आवश्यक परीक्षण है। 7वीं कक्षा से शुरू होकर गोलियां धीरे धीरे बुद्धि विकसित करती हैं। ऐसी गोलियों को दिव्य रचनाएं माना जा सकता है जो प्रकृति की शक्ति को हड़प लेती हैं, इसलिए स्वर्ग गोलियों को बनने से रोकने के लिए वज्र आपदाएं भेजता है। चूंकि पिल थंडर प्रकट हुआ है तो 7वीं कक्षा की गोली को कौन परिष्कृत कर रहा है?
हमारे युनलैन संप्रदाय में एल्डर गुहे के अलावा और कौन 7वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करने की क्षमता रखता है? अगर एल्डर गुहे 7वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत कर सकते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे 7वीं कक्षा के कीमियागर बन गए हैं। अविश्वसनीय। हमारे युनलैन संप्रदाय में वास्तव में एक 7वीं श्रेणी का कीमियागर है। 7वीं श्रेणी का कीमियागर ऐसा स्तर तो प्रसिद्ध ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में भी नहीं मिल सकता। जल्दी ही युनलैन संप्रदाय के सभी बुजुर्गों और शिष्यों ने निष्कर्ष निकाला कि गुहे पीछे के पहाड़ में 7वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत कर रहा था और वे सभी बेहद उत्साहित और गर्वित थे। वर्तमान में पूरे जियामा साम्राज्य में युनलैन संप्रदाय की स्थिति अद्वितीय है। पड़ोसी प्रमुख देशों और कई छोटे देशों में भी इसकी प्रतिष्ठा काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा युनलैन संप्रदाय की 3 शाखाओं के बारे में खबर ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के विशाल क्षेत्र की ओर फैलने लगी है। अगर गुहे के 7वीं श्रेणी के कीमियागर बनने की खबर फैलती है तो यह संभवतः एक और बड़ी सनसनी पैदा करेगी। उस समय युनलैन संप्रदाय की स्थिति और भी बढ़ जाएगी और हर जगह से प्रतिभाएं संप्रदाय में शामिल होने के लिए हाथापाई करेंगी। उत्साह के बीच युनशान एक ऐसे व्यक्ति से उभरे जिसने अपने जीवन में एक अलग पहचान बनाई है। युनलैन संप्रदाय के पीछे के पहाड़ में एकांत कक्ष में एक नंगी चट्टान पर खड़ा उसकी निगाहें जटिल थीं क्योंकि वह 9 रंगीन घाटी पर चांदी की बिजली के साथ काले बादलों को देख रहा था। उन काले बादलों में युनशान ने एक बहुत बड़ा दबाव महसूस किया जिससे वह थोड़ा कांप भी गया। गुहे को संप्रदाय में भर्ती करना और उसके प्रशिक्षण में भारी निवेश करना युनशान द्वारा लिया गया अब तक का सबसे अच्छा निर्णय था। युनशान ने उत्साह से सोचा। उस समय डू जोंग में उनकी सफलता पूरी तरह से गुहे की पो जोंगपिल की बदौलत थी। पो जोंगपिल एक शीर्ष स्तरीय 6ठी ग्रेड की गोली है और इसकी शोधन कठिनाई 7वीं ग्रेड की गोली से कम नहीं है। इसलिए वह कीमिया में गुहे के भयानक कौशल से अवगत था। जब सोल हॉल के रक्षक ने पहले युनशान से संपर्क किया तो उसने चिजियाओ से ये भी अनुमान लगाया कि गुहे में अविश्वसनीय रूप से दुर्जय शक्ति थी। हाँ, मेरा युनलैन संप्रदाय आखिरकार इस पीढ़ी में हमारे पूर्वजों की महिमा को बहाल करने जा रहा है। एक पल के प्रतिबिंब के बाद युनशान ने गहरी सांस ली और विशाल चट्टान के ऊपर बेतहाशा हंसा। अनेक चौकस आंखों के नीचे एक मजबूत चांदी की आकृति अचानक पीछे के पहाड़ के नीचे आकाश से उड़ी गरजते बादलों के नीचे दिखाई दी। गरजते बादलों के भारी दबाव का सामना करते हुए चांदी की आकृति बिल्कुल भी नहीं डगमगाई। ऐसा लग रहा था कि वह आसन भयानक पिल थंडर से बेखबर थी। यह एल्डर गुहे है। एल्डर गुहे पिल थंडर का सामना करने के लिए बाहर आ रहे हैं। हे भगवान, इतनी भयानक गड़गड़ाहट और एल्डर गुहे गरजने वाले बादलों के इतने करीब हैं। क्या यह उनके लिए खतरनाक हो सकता है? दूर होने के कारण युनलैन संप्रदाय के इन शिष्यों ने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि चांदी की आकृति, हालांकि मुश्किल से दिखाई दे रही थी, गुहे थी। हालांकि युनशान की स्थिति से अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह मोटे तौर पर समझ सकता था कि गरजने वाले बादलों के नीचे वाला व्यक्ति गुहे नहीं था। वह कौन है? हमारे युनलैन संप्रदाय के पास ऐसा दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति कब था? युनशान ने आश्चर्य में बड़बड़ाया। जल्द ही उसे चिजियाओ की याद आई और उसने खुद को सिर हिलाते हुए सोचा, चूंकि गुहे चिजियाओ जैसे भयानक विशेषज्ञ को वश में कर सकता है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह अन्य विशेषज्ञों को भी वश में कर सकता है। शुरू में युनशान ने पहले ही अपने आप को गहराई से उत्तर दे दिया था, लेकिन अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। नहीं, ये व्यक्ति बहुत अजीब है, युनशान ने आश्चर्य से कहा। उसके निरीक्षण में आकाश में धुंधली आकृति ने कोई आभा नहीं छोड़ी। चाहे जो भी हो, भले ही कोई व्यक्ति अपनी आभा को छिपा ले, लेकिन जीवन ऊर्जा का सार छिपाया नहीं जा सकता। कोई आभा नहीं, फिर भी इस तरह से चलने में सक्षम। युनशान ने अपनी आंखें मूंद लीं और फिर से ध्यान से देखा। कुछ क्षण बाद वह अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा, क्या ये पौराणिक कठपुतली हो सकती है? पिल थंडर का सामना करने के लिए कठपुतली भेजना, ऐसी रणनीति पिल थंडर के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा दिखाती है। बूम! अनेक चौकस आंखों के सामने आकाश में गरजने वाले बादलों से अचानक एक तेज आवाज निकली, उसके बाद एक जांघ जितनी मोटी चांदी की बिजली चमकी। ये काले बादलों को चीरती हुई एक विशाल चांदी के अजगर की तरह जमीन की ओर बढ़ी। जैसे ही चांदी की बिजली गिरी, आकाश में चांदी की आकृति ने बचने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी दिशा बदली और अपने शरीर का उपयोग करके चांदी की बिजली को रोका। धमाका! चांदी की बिजली सीधे चांदी की आकृति के शरीर पर गिरी, जिससे एक बहुत ही धीमी ध्वनि उत्पन्न हुई जो चारों ओर गूंज उठी। ये देखकर सभी के दिलों की धड़कन लगभग रुक गई। हिस! महान एल्डर युनलिंग ने चौंक कर कहा, उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। कोई अपने शरीर से पिल थंडर का सामना कैसे कर सकता है? ऐसा करना व्यवहारिक रूप से मृत्यु को आमंत्रित करना था। एल्डर गुहे को इतनी भयानक बिजली ने मारा था। क्या वह खतरे में हो सकता है? कोई अपने शरीर का उपयोग करके पिल थंडर का सामना कैसे कर सकता है? सभी गुहे के लिए बहुत चिंतित थे।
उनकी निगाहों के सामने चांदी की आकृति को चांदी की बिजली ने लगभग दर्जनों मीटर नीचे गिरा दिया और फिर खुद को जबरन स्थिर किया। इस समय उसके शरीर पर अनगिनत चांदी की विद्युत धाराएं चमक रही थीं, जो लगातार उसके अंदर घुस रही थीं। अगर वह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो अब तक उसकी त्वचा फट चुकी होती। हालांकि युनशान के करीब रहने वालों ने साफ देखा कि आसमान में कठपुतली को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसके विपरीत बिजली के क्षरण के कारण उसका थोड़ा सूखा हुआ शरीर धीरे धीरे मजबूत होता गया। क्या ये वास्तव में पिल थंडर की शक्ति को अवशोषित कर रहा है? युनशान ने कठपुतली को देखा जो चांदी की बिजली से गिरी थी, फिर भी वह सुरक्षित थी और लगातार बिजली की शक्ति को अवशोषित कर रही थी। उसकी आंखों में सदमे का भाव था। धमाका! एक और बहुत मोटी और शक्तिशाली चांदी की बिजली गिरी। कठपुतली, जिसे थोड़ा पीछे धकेला गया था और नीचे उतर रही थी, एक बार फिर से चार्ज हो गई। एल्डर गुहे ठीक है, वह फिर से पिल थंडर का सामना करने जा रहा है। ये बहुत बढ़िया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एल्डर गुहे की ताकत इस स्तर तक पहुंच जाएगी। अगर वह पिल थंडर हम पर गिरती तो हम तुरंत राख हो जाते। गुहे को बिना किसी चोट के और ऊपर की ओर बढ़ते हुए देखकर युनलैन संप्रदाय के बुजुर्ग और शिष्य राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। धमाका, धमाका, धमाका! जैसे ही चांदी की कठपुतली ने दूसरी चांदी की बिजली को आसानी से पकड़ लिया, आकाश में काले बादल हिंसक रूप से मंडरा रहे थे। एक पल में 3 और बिजली के बोल्ट, जो पिछले 2 से भी अधिक मोटे थे, बादलों से बहरा कर देने वाली गर्जना के साथ बाहर निकले। धमाका, धमाका, धमाका! 3 चांदी की बिजली के बोल्टों का सामना करते हुए चांदी की कठपुतली ने बिजली की छड़ की तरह काम किया, जिसने तीनों बोल्टों को सीधे अपनी ओर आकर्षित किया। 3 बिजली के बोल्टों के भयंकर प्रभाव के तहत चांदी की कठपुतली का शरीर नीचे की ओर गिरता रहा। आखिरी बोल्ट ने इसे 9 रंग की घाटी के ऊपर अदृश्य अवरोध पर जोर से पटक दिया। बेशक चांदी की कठपुतली का इस ऊंचाई पर उतरना युनलैन संप्रदाय के बुजुर्गों, शिष्यों और युनशान की नज़र से परे था। वे सभी मान रहे थे कि वह जमीन पर गिर गया है। जब चांदी की कठपुतली उनकी नज़रों से ओझल हो गई तो सभी के दिल एक बार फिर धड़क उठे। गुहे वर्तमान में युनलैन संप्रदाय की सबसे बड़ी नींव है। किसी भी कारण से युनलैन संप्रदाय में कोई भी नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ भी हो। एल्डर गुहे, कृपया अपने साथ कुछ भी न होने दें। युनलैन संप्रदाय में सभी ने उत्साहपूर्वक प्रार्थना की। इस बीच 9 रंग की घाटी के ऊपर अदृश्य अवरोध पर फेंके जाने के बाद चांदी की बिजली के विलीन होते ही चांदी की कठपुतली फिर से सीधे आसमान में उठ गई। उसका शरीर एक शानदार चांदी की रोशनी उत्सर्जित करते हुए एक अदम्य युद्ध देवता की तरह आकाश में तैर रहा था, राजसी और विस्मयकारी। एल्डर गुहे फिर से उठ गया है। जैसे ही चांदी की कठपुतली एक बार फिर ऊपर की ओर बढ़ी, युनशान और युनलैन संप्रदाय के कई बुजुर्गों और शिष्यों की नज़र में फिर से प्रकट हुई। उनकी भावनाएं, जो पूरी तरह से गुहे के भाग्य से बंधी हुई थीं, ऊपर नीचे हुईं, जिससे भावनाओं का एक रोलर कोस्टर बन गया। आसमान में चांदी की कठपुतली के उकसावे को देखकर पिल थंडर क्रोधित हो गया। काले बादलों से लगातार बिजली के बड़े बड़े बोल्ट निकल रहे थे, जो चांदी की कठपुतली के शरीर पर मशीन गन की तरह वार कर रहे थे। इस शानदार दृश्य ने युन में सभी को चौंका दिया। लैन संप्रदाय की सांस फूल रही थी। आकाश काले बादलों से भरा हुआ था और चांदी की बिजली के बोल्ट चांदी के सांपों की तरह रेंग रहे थे, फिर एक प्रचंड बाढ़ की तरह नीचे उतरे, जिससे पूरी दुनिया थोड़ी थोड़ी कांप उठी। चांदी की बिजली की मूसलाधार बारिश के नीचे एक चमकदार चांदी की आकृति आकाश में तैर रही थी, जिसने आसपास की सभी चांदी की बिजली को अपनी ओर आकर्षित किया। धमाका, धमाका, धमाका! जब भी आसमान से चांदी की बिजली गिरती थी तो चांदी की आकृति इतनी जोर से टकराती थी कि वह तेजी से नीचे गिर जाती थी। उनके संपर्क की सुस्त आवाज़ किसी की खोपड़ी में झुनझुनी पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। अगर कोई सामान्य व्यक्ति इसे झेलने की कोशिश करता तो वह तुरंत जलकर राख हो जाता। फिर भी लगातार बमबारी के बावजूद चांदी की आकृति में कोई परेशानी के लक्षण नहीं दिखे। इसके बजाय बिजली के पोषण के तहत इसकी गति और मजबूत हो गई। इस कठपुतली में कम से कम 5 सितारा डू पूर्वज से मुकाबला करने की ताकत होनी चाहिए। विशाल चट्टान पर युनशान की पुतलियां फैल गईं। अपने सुविधाजनक स्थान से युनलैन संप्रदाय के अन्य लोगों की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से वह कठपुतली के मांस और ऊर्जा से एक जबरदस्त आभा को महसूस कर सकता था, भले ही उसमें मानवीय आभा और डुक्यूई की कमी थी। बूम! चांदी की कठपुतली ने आखिरी बिजली का बोल्ट पकड़ने के बाद आकाश में घने काले बादलों ने धीरे धीरे मंडराना बंद कर दिया और जल्दी से पतले हो गए। बादलों के माध्यम से प्रकाश की किरणें घुस गईं। हाहा लियू लिंग, इस अवधि के दौरान आपके प्रयासों ने वास्तव में भुगतान किया है। इस समय 9 रंगीन घाटी के भीतर से एक हार्दिक हंसी गूंजी। 9 रंग की घाटी के एक सुनसान इलाके में नीले रंग के कपड़े पहने एक लंबा व्यक्ति आधा मीटर ऊंचे लाल रंग के कड़ाई के सामने खड़ा था। कड़ाई पूरी तरह से गहरे लाल रंग की थी, जिसमें हल्की सी रोशनी की झलक दिख रही थी।
इसके निचले हिस्से में 4 भयंकर सांपों के सिर उकेरे गए थे, जिनके चौड़े खुले मुंह आपस में जुड़े हुए अग्निवैंड बना रहे थे। ये छेद अंदर की ओर मुड़ते और संकरे होते गए, जिससे एक जटिल आंतरिक संरचना का पता चला जो छिपे रहस्यों का संकेत देती थी। इस समय कड़ाई का ढक्कन पहले ही हटा दिया गया था, जिससे अंदर एक बिल्कुल गोल लाल रंग की गोली तेजी से घूम रही थी। एक समृद्ध औषधीय सुगंध हवा में भर गई, जिसने इसे सूंघने वाले को स्फूर्ति प्रदान की। नीले रंग के वस्त्र पहने लाल रंग की कढ़ाई के सामने खड़ा युवक कोई और नहीं बल्कि लियू लिंग था। गूहे की हंसी सुनकर उसने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, मास्टर, ये केवल भाग्य का एक झटका था। जब मैंने पहली बार इसे परिष्कृत करना शुरू किया तो मुझे विश्वास नहीं था कि मैं सफल हो सकता हूँ। लियू लिंग के विनम्र शब्दों को सुनकर गूहे ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से बोला, चाहे जो भी कारण हो, आपने अपने दम पर 7वीं कक्षा की गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया है। आपने ऐसी गोलियों के लिए आवश्यक जटिल सामग्रियों और जटिल प्रक्रियाओं को संभालने की अपनी क्षमता साबित कर दी है। यह अकेले आपको 7वीं कक्षा के कीमियागर के रूप में योग्य बनाता है। हालांकि लियू लिंग ने जियाओ जियान की तरह प्रशिक्षण लेने के लिए बाहर जाने का जोखिम नहीं उठाया था, जिसने स्वर्गीय पर्वत के रक्तकुंड में शरीर और आत्मा के शोधन से गुजरा था। कीमिया के लिए उसके लगभग 1 साल के समर्पण ने उसे 7वीं कक्षा के कीमियागर की दहलीज तक पहुंचने की अनुमति दी थी। भले ही वह केवल एक निम्न स्तरीय 7वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करने में कामयाब रहा हो, फिर भी यह जश्न मनाने लायक उपलब्धि थी। लाभ और हानि हमेशा साथ साथ चलते हैं। अगर लियू लिंग ने अनुभव के लिए यात्रा करने में समय बिताया होता तो वह शायद इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता। अपनी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए 7वीं कक्षा के कीमियागर की दहलीज तक पहुंचना एक असाधारण उपलब्धि थी। पूरे डूक्यूई महाद्वीप पर मेडिसिन कबीले की युवा पीढ़ी के अलावा पिल क्षेत्र के केवल मुट्ठी भर लोग ही इस उपलब्धि की बराबरी कर सकते थे। इसके अलावा कीमिया एक अत्यंत ऊर्जा गहन अभ्यास था, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में डूक्यूई और मानसिक ध्यान की खपत होती थी। ये साधना का एक अनूठा रूप था। डूक्यूई का लंबे समय तक उच्च तीव्रता वाला उपयोग, उसके बाद तेजी से पुनःपूर्ति, किसी की साधना प्रगति के लिए उल्लेखनीय परिणाम दे सकता था। लियू लिंग को इसी प्रक्रिया से लाभ हुआ था। इसके अलावा जिस साधना तकनीक का उन्होंने अभ्यास किया वह कोई और नहीं बल्कि दिव्य अग्नि कला थी, जो गूहे की तरह ही थी, एक उच्च स्तरीय स्वर्ग श्रेणी की तकनीक। इसने जो प्रशिक्षण गति प्रदान की वह सामान्य विधियों से कहीं अधिक थी। अपना अधिकांश समय कीमिया को समर्पित करने के बावजूद लियू लिंग की साधना एक 5 स्टार डूकिंग के स्तर तक आगे बढ़ गई थी। दिव्य अग्नि कला न केवल एक असाधारण रूप से तेज साधना तकनीक थी, बल्कि उपयोगकर्ता को स्वर्गीय लपटों को अवशोषित करने और परिष्कृत करने की अनुमति भी देती थी, जिससे वे व्यक्ति की अपनी जीवन बदज्वाला बन जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक विशेष तकनीक शामिल थी जिसे दिव्य अग्नि तड़का शरीर के रूप में जाना जाता है। दिव्य अग्नि तड़का शरीर एक ऐसी विधि थी जिसमें भौतिक शरीर और आत्मा दोनों को परिष्कृत करने के लिए जीवन बदलाव का उपयोग किया जाता था। इस तकनीक का रोजाना इस्तेमाल करके और ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम से खुद को तपाकर लियू लिंग ने अपनी आत्मा शक्ति को काफी मजबूत कर लिया था। ये वह मुख्य कारक था जिसने उसे बहुत कम बेसलाइन से शुरू करने के बावजूद पिल क्षेत्र के राक्षसी प्रतिभाओं के साथ पकड़ने में सक्षम बनाया था। गूहे की प्रशंसा प्राप्त करने के बाद लियू लिंग ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, आपकी स्वीकृति के लिए धन्यवाद मास्टर। मैं 7वीं कक्षा के कीमियागर के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा। बोलने के बाद लियू लिंग की आंखें थोड़ी देर के लिए झिझकती रहीं, इससे पहले कि वह आखिरकार अपना मन बना ले और गूहे से पूछे, मास्टर, क्या आप जानते हैं कि मैं शेपशिफ्टिंग हर्ब कहाँ पा सकता हूँ? शेपशिफ्टिंग हर्ब? आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? गूहे ने जवाब में पूछा। सवाल सुनने के बाद लियू लिंग ने तुरंत जवाब दिया, मैं शेपशिफ्टिंग पिल को परिष्कृत करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी कुछ मुख्य सामग्री की कमी है। एक शेपशिफ्टिंग पिल? गूहे की आंखों में लियू लिंग के शब्दों पर जिज्ञासा की झलक दिखी। हालांकि चूंकि लियू लिंग ने विस्तार से नहीं बताया, इसलिए गूहे ने आगे की जांच न करने का फैसला किया। आखिरकार उनके शिष्य अब बच्चे नहीं थे, उनके अपने रहस्य और निजी मामले थे, और गूहे को उनसे कोई सरोकार नहीं था। लियू लिंग से यह पूछने के बजाय कि वह शेपशिफ्टिंग पिल को क्यों परिष्कृत करना चाहता था या ये किसके लिए थी, गूहे ने एक सौम्य स्वर में कहा, मेरे पास यहाँ कुछ शेपशिफ्टिंग हर्ब है। मुझे बताओ कि तुम्हें और कौन सी सामग्री की कमी है, और मैं देखूंगा कि मैं उन्हें इकट्ठा करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं या नहीं। इसके साथ ही गूहे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक बढ़िया ढंग से तैयार किया गया ब्रोकेड बॉक्स निकाला, जिसे उसने लियू लिंग को सौंप दिया। ब्रोकेड बॉक्स के अंदर शेपशिफ्टिंग हर्ब रखी थी। लियू लिंग ने इसे अपने हाथ में लिया और कुछ अजीब तरह से हंसा। मास्टर, सच में मैंने अभी तक शेपशिफ्टिंग पिल के लिए अन्य सामग्री इकट्ठा करना शुरू नहीं किया है। मुझे लगा कि यह जड़ी बूटी दुर्लभ और मिलना मुश्किल है, इसलिए मैं पहले आपसे पूछने आया हूँ। ये सुनकर गूहे ने केवल मुस्कुराया। लियू लिंग की पिछली चूक पर नाराजगी का कोई संकेत नहीं दिखाया।
एक पल के लिए अपनी स्टोरेज रिंग में खोजने के बाद 100 से अधिक औषधीय जड़ी बूटियां अचानक उसके और लियू लिंग के बीच तैरती हुई आईं। ये शेप शिफ्टिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए सामग्री के 2 पूरे सेट हैं। इन्हें ले लो, गूहे ने शांति से कहा। धन्यवाद मास्टर। लियू लिंग इस भाव के लिए बहुत आभारी था। उसने हाथ हिलाने से पहले गूहे को सम्मानपूर्वक झुकाया, तैरती हुई औषधीय जड़ी बूटियों और ब्रोकेड बॉक्स को अपनी स्टोरेज रिंग में संग्रहित किया। शेप शिफ्टिंग पिल कोई साधारण 7वीं श्रेणी की गोली नहीं है। इसकी कठिनाई उस गोली से कहीं अधिक है जिसे आपने अभी परिष्कृत किया है। हालांकि मुझे विश्वास है कि जल्द ही आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं। गूहे ने लियू लिंग के कंधे को हल्के से थपथपाया और कुछ प्रोत्साहन भरे शब्द कहे और फिर मुड़कर चला गया। अपने मालिक की विदाई को देखते हुए लियू लिंग ने मन ही मन सोचा, चिंता मत करो मालिक, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अगले ही पल एक विचार के साथ वह चांदी की कठपुतली जिसने डैन थंडर से गोली को बचाया था, अदृश्य अवरोध को पार करके लियू लिंग के पास पहुंच गई। कठपुतली के चमकीले चांदी के शरीर पर नए जोड़े गए गहरे सोने के पैटर्न को देखकर लियू लिंग काफी संतुष्ट था। यह एक स्वर्गीय दानव कठपुतली थी जिसे उसने स्वर्गीय दानव कठपुतली तकनीक की गुप्त कला का उपयोग करके परिष्कृत किया था। वर्तमान में इसकी शारीरिक शक्ति इतनी दुर्जय थी कि ये 2 या 3 सितारा डू पूर्वज के सीधे हमलों का सामना कर सकती थी और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। यहाँ तक कि 4 या 5 सितारा डू पूर्वज के खिलाफ भी ये युद्ध में अपनी पकड़ बनाए रख सकती थी। थोड़ी देर तक स्वर्गीय दानव कठपुतली की जांच करने के बाद लियू लिंग ने उसे लाल रंग की कड़ाही और अंदर की गोली के साथ सुरक्षित रख दिया। अभी जो हंगामा हुआ वह काफी बड़ा था। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग इस तरफ जा रहे होंगे। मुझे जाकर उन्हें स्थिति समझानी चाहिए। ये सोचकर लियू लिंग मुड़ा और 9 रंगीन घाटी के बाहरी इलाके की ओर चल पड़ा। ... उसी समय यूनलान संप्रदाय के पीछे के पहाड़ों में भयानक काले बादल और डैन थंडर छट गए थे। अपने दिल में जिज्ञासा की एक झलक के साथ युनशान धीरे धीरे 9 रंगीन घाटी की दिशा में उड़ गया। हालांकि एक शक्तिशाली आत्मा अवरोध ने घाटी को घेर लिया था और युनशान की आत्मा शक्ति के साथ भी वह इस दूरी से तो दूर अंदर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। अचानक जैसे ही वह घने जंगल से ऊपर उठा, उसकी दृष्टि में एक नीली आकृति दिखाई दी। क्या ये गूहे का वरिष्ठ शिष्य लियू लिंग नहीं है? वह बदमाश यहाँ क्या कर रहा है? लियू लिंग पूर्वज युनशान को बधाई देता है। चूंकि युनशान अपने गुरु की पत्नी का शिक्षक था, इसलिए लियू लिंग को स्वाभाविक रूप से सम्मानजनक होना था। इसलिए उसने युनशान से अत्यंत श्रद्धा के साथ बात की। हाँ, ऐसी औपचारिकताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम वास्तव में एक 5 स्टार डू किंग तक पहुंच गए हो। लियू लिंग द्वारा अभिवादन किए जाने के बाद युनशान पहले तो दयालुता से मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसका भाव सदमे में बदल गया। आखिरी बार उसने लियू लिंग को गूहे की शादी के दौरान देखा था। फिर भी 1 साल से थोड़े ज्यादा समय में लियू लिंग डू किंग क्षेत्र से अपने वर्तमान स्तर तक आगे बढ़ गया था। ऐसी साधना गति बस आश्चर्यजनक थी जिसने युनशान को क्षण भर के लिए अवाक कर दिया। मास्टर पूर्वज, मैं वास्तव में 5 स्टार डू किंग स्तर तक पहुंच गया हूं, लेकिन ये केवल भाग्य के कारण था। लियू लिंग ने अपनी सफलता की स्वीकृति में सिर हिलाते हुए विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया। इस समय युनशान को जियाओ यीजियान की भयानक ताकत याद आई और उसने कुछ राहत महसूस की। वह अंदर ही अंदर आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। गूहे वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। वह जिस भी शिष्य को अपनाता है वह एक विलक्षण प्रतिभा... हे, तुम बहुत विनम्र हो रहे हो। प्रतिभा और ताकत वाले युवाओं को इसे दिखाने से नहीं डरना चाहिए। युनशान ने 9 रंग की घाटी की दिशा की ओर इशारा करने से पहले हंसी। उसने फिर से पूछा, लियू लिंग, पहले जो गड़बड़ी हुई थी क्या वह तुम्हारे गुरु द्वारा 7वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करने के कारण हुई थी, जिससे डैन थंडर सक्रिय हो गया था? लियू लिंग कुछ देर के लिए सवाल से स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर धीरे से सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, वह डैन थंडर वास्तव में मेरे गुरु द्वारा 7वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करने के कारण हुआ था। हालांकि मेरे गुरु ने हमेशा कम प्रोफाइल रखना पसंद किया है और इस बारे में कोई बड़ा उपद्रव नहीं करना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। लियू लिंग का अंतिम वाक्य सुनकर युनशान ने अपना सिर जोर से हिलाया और तत्काल बोला, 7वीं कक्षा का कीमियागर बनना एक बहुत बड़ा सम्मान है। इसे बिल्कुल भी गुप्त नहीं रखा जा सकता है। मुझे यानरान को संप्रदाय के सदस्यों को लाने के लिए कहना चाहिए ताकि यह खबर दूर दूर तक फैले और हमें जश्न मनाने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करना चाहिए। युनशान की योजनाओं को सुनकर लियू लिंग अपने दिल में केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था। मास्टर पूर्वज के इतने उत्साही होने के कारण ऐसा लगता है कि मास्टर भोज में शामिल होने से बच नहीं पाएंगे। हालांकि जिस क्षण लियू लिंग को एहसास हुआ कि उसने एक बार फिर गूहे के नाम से युनशान के सवाल का जवाब दिया है, उसके मन में घबराहट की एक झलक दिखाई दी।
अहम अहम, लियूलिंग ने धीरे से बोलने से पहले हल्की खांसी की। मास्टर पूर्वज, मेरे गुरु निकट भविष्य में भोज में शामिल नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं? युनशान ने पूछा। क्योंकि मास्टर अगले चरण में जाने के लिए पहले ही एकांत में चले गए हैं। वह किसी के द्वारा परेशान नहीं होना चाहते हैं, और मुझे भी उनकी रक्षा के लिए उनके साथ रहना होगा, इसलिए मैं भी भोज में शामिल नहीं हो पाऊंगा। अगले चरण के लिए एकांत सफलता। लियूलिंग ने जानबूझकर अस्पष्ट तरीके से बात की थी, जिससे युनशान को अपने हिसाब से व्याख्या करने का मौका मिला। एक पल बाद युनशान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने कहा, बहुत अच्छा। चूंकि गुहे एकांत में है, इसलिए हम उसे परेशान नहीं करेंगे। हालांकि भोज अभी भी आयोजित किया जाना चाहिए। मैं पहले गुहे के 7वीं कक्षा के कीमियागर बनने का जश्न मनाने के लिए मेहमानों को इकट्ठा करूंगा। फिर जब वह सफलतापूर्वक अगले चरण में प्रवेश कर जाता है तो ये दोहरा उत्सव होगा, और हम एक और भव्य भोज आयोजित करेंगे जिसमें चारों ओर से शक्तिशाली लोगों को एक साथ जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। युनशान की योजना सुनने के बाद लियूलिंग अब बहस नहीं कर सका। वह केवल सिर हिलाकर सहमति दे सकता था और कह सकता था, चूंकि आपने पहले ही व्यवस्था कर ली है, इसलिए हम आपके निर्णय का पालन करेंगे, मास्टर पूर्वज। हालांकि वर्तमान में जूनियर सिस्टर यानरान संप्रदाय में नहीं दिखती हैं। यानरान यहाँ नहीं है। खैर, यह कोई मुद्दा नहीं है। युनलेंग हमेशा से ही ऐसे मामलों को संभालने में विश्वसनीय रहा है। मैं उसे निमंत्रणों का ध्यान रखने के लिए कहूँगा, युनशान ने सहजता से कहा। समझ गया। उस स्थिति में मैं विदा लेता हूं और अपने स्वामी के एकांत की रक्षा करने के लिए वापस लौटता हूं, लियूलिंग ने एक बार फिर युनशान को सम्मानपूर्वक प्रणाम करने से पहले कहा। ठीक है, चलो चलो। युनशान ने एक बड़ी मुस्कान के साथ अपना हाथ हिलाया। लियूलिंग के चले जाने के बाद युनशान ने महसूस किया कि कई आकृतियां दूर से तेजी से आ रही हैं। ये याद करते हुए कि गुहे एकांत में था और उसे परेशान नहीं किया जा सकता था, वह तेजी से आने वाली आकृतियों की ओर बढ़ गया। ये पुराने संप्रदाय के गुरु की आभा है। नमस्कार, पुराने संप्रदाय के गुरु। नमस्कार, पुराने संप्रदाय के गुरु। जैसे ही युनशान पास आया, युनलेंग और युनलान संप्रदाय के अन्य बुजुर्गों ने तुरंत उसका अभिवादन करने के लिए झुककर सम्मान किया। युनलेंग, मेरे पास आपके लिए कुछ है जिसका आपको ध्यान रखना है। एल्डर गुहे की 7वीं कक्षा के कीमियागर बनने की सफलता का जश्न मनाने के लिए आधे महीने में एक भव्य भोज की तैयारी करें। प्रमुख शक्तियों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। मैं यह मामला आपके हाथों में छोड़ रहा हूं। इसके अलावा वहां पर वह क्षेत्र एल्डर गुहे का एकांत स्थान है। इसे सख्ती से बंद किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में किसी भी बुजुर्ग या शिष्य को वहां जाने की अनुमति नहीं है। जो कोई भी अवज्ञा करेगा उसे संप्रदाय के नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। समझ गया, पुराने संप्रदाय के गुरु। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आधे महीने में भोज अत्यंत सावधानी से तैयार किया जाए। युनशान द्वारा ये पुष्टि किए जाने पर कि गुहे वास्तव में 7वीं कक्षा के कीमियागर तक पहुंच गया है, युनलेंग उत्साह से अभिभूत हो गया और तुरंत कार्य स्वीकार कर लिया। ये भोज दुनिया को ये घोषणा करने का सही अवसर होगा कि युनलान संप्रदाय में अब 7वीं कक्षा का कीमियागर है। उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भविष्य में अनगिनत प्रमुख गुट अपने सबसे प्रतिभाशाली युवा सदस्यों को संप्रदाय में शामिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस तरह के विकास के साथ युनलान संप्रदाय की ताकत तेजी से बढ़ेगी और बुजुर्गों की स्थिति बहुत बढ़ जाएगी। उस समय जियामा साम्राज्य के शाही परिवार को भी उन्हें अत्यंत सम्मान दिखाना होगा। साम्राज्य के प्रभावशाली कुलीन परिवारों के लिए वे निस्संदेह युनलान संप्रदाय के साथ पक्षपात करने के लिए बहुत कुछ करेंगे। अल्पविराम। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही 20 दिन बीत गए द्वारा। इस अवधि के दौरान गुहे का मुख्य शरीर नालन यानरान, हानयू और हानजू द्वारा लौटाई गई साधना ऊर्जा को परिष्कृत करने पर केंद्रित था। अकेले इसके साथ उन्होंने नोमोर्डू वेनेरेट चरण के अंतिम परिवर्तन को सफलतापूर्वक पूरा किया, अपने चरम पर पहुंच गए। नोमोर्डू वेनेरेट का शिखर अर्ध संत क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के प्रयास से बस एक कदम दूर। मूल रूप से गुहे ने तुरंत बोधि गोली लेने और जियोई जियान द्वारा लौटाई गई विशाल ऊर्जा के साथ अर्ध संत चरण में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करने की योजना बनाई थी। हालांकि 10 दिन पहले ही ब्लड हेवनली एल्डर ने संदेश भेजा था कि उन्होंने सोल हॉल, ब्लड रिवर के चौथे स्वर्गीय एल्डर से संपर्क किया था और उन्हें उत्तरी क्षेत्र में लुभाने की योजना पहले ही बना ली थी। इस वजह से गुहे ने अस्थायी रूप से अपने अर्धसंत सफलता को रोकने का फैसला किया। वह ब्लड रिवर के साथ अपनी आगामी लड़ाई का उपयोग अपनी वर्तमान ताकत से खुद को और अधिक परिचित करने के लिए करना चाहता था, जिससे उसके भविष्य की प्रगति को बहुत लाभ होगा। अपना निर्णय लेने के बाद गुहे ने युन, जियोई जियान और अन्य लोगों को अपने प्रस्थान के बारे में सूचित किया, उन्हें आश्वासन दिया कि वह 5 दिनों के भीतर वापस आ जाएगा।